गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, अ शर्ट इन द मार्केट। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मर्चेंट, वीवर्स और एक्सपोर्टर्स के बीच में रिलेशन समझाया था कि किस तरीके से वीवर्स, जो मर्चेंट्स होते हैं वो वीवर से काम करवाते हैं और मर्चेंट से जो कपड़ा होता है वो किस तरीके से एक्सपोर्टर्स तक पहुंचता है। और हमने पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। पुटिंग आउट सिस्टम क्या है कि जो मर्चेंट है वो वीवर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो क्लोथ है उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके आगे की स्टोरी समझते हैं। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। The Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weavers to a garment exporting factory near Delhi। देखो, दिल्ली के पास एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, तो जो मर्चेंट हैं वो वीवर्स से क्लोथ बनवा लेते हैं और फिर मर्चेंट्स उस क्लोथ को कहाँ सप्लाई कर देते हैं, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लोथ टू मेक शर्ट्स। अब क्या होता है कि जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज होती हैं वो शर्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर लेती हैं, उस कपड़े का इस्तेमाल कर लेती हैं। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। अब जो विदेश से जो लोग लेने आते हैं, तो विदेश से जो लोग खरीदने आते हैं शर्ट्स को, तो क्या करती हैं ये जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो उनको शर्ट्स एक्सपोर्ट कर देती है। Among the foreign buyers are business persons। वो कौन होते हैं, उनमें से बिजनेस पर्सनस होते हैं जो कहाँ से आते हैं, यूएस से आते हैं और यूरोप से आते हैं। Who run a chain of stores, जो स्टोर्स की चेन को चलाते हैं। तो कौन होती है, जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री होती है वो शर्ट बनाती हैं और शर्ट को किसको बेच देती हैं, फॉरेन पीपल को बेच देती हैं, जो कहाँ से आते हैं, यूएस और यूरोप से आते हैं। जो बिजनेस पर्सन है ना यूएस और यूरोप में, वो उन शर्ट्स को परचेज कर लेते हैं। These large stores do business strictly on their own terms। अब ये जो बड़े बड़े लार्ज स्टोर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस पर्सनस हैं, ये क्या करते हैं, ये बिजनेस को अपने टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे, अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन पे बहुत स्ट्रिक्टली चलाते हैं। इनकी कुछ अपनी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइसेस फ्रॉम द सप्लायर। अब जो सप्लाई करती हैं तो ये उनसे ये चाहते हैं कि वो शर्ट को जो सप्लाई वो कर रही हैं वो बहुत कम प्राइस पर सप्लाई करें, तभी ये लोग खरीदते हैं। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और एंड टाइमली डिलीवरी। और ये मतलब इसके अलावा प्रोडक्शन की जो क्वालिटी हो रही है उसके भी हाई स्टैंडर्ड सेट कर देती हैं। हर एक चीज़ इनको हाई तौर पे चाहिए और प्राइस उसकी लो होनी चाहिए। मतलब इनकी अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती हैं। अगर जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है अगर उन टर्म्स ऑफ कंडीशन को मानती हैं तो ये तभी उनसे सामान खरीदते हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर्स से अगर एक्सपोर्टर्स इन कंडीशन को मान लेते हैं तभी ये उनसे सामान खरीद पाती हैं। और डिलीवरी है कि अगर उन्होंने जितना टाइम दिया है उतने टाइम में अगर डिलीवर हो गई, डिलीवरी है जो अगर उतने टाइम में डिलीवर सामान नहीं होता है तो ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट लेते हैं। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरी इज़ डेल्ट विद द स्ट्रिक्टली। और अगर कोई भी डिलीवरी में कोई भी डिले होता है या फिर सामान में कोई भी डिफेक्ट होता है तो ये उस चीज़ से बहुत स्ट्रिक्टली निपटती हैं। इनके जो सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मानना पड़ता है। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स। अब ये जो पावरफुल बायर्स हैं, क्योंकि यही उन सामान को खरीदते हैं, यही शर्ट्स को खरीदते हैं, तो एक्सपोर्टर्स अपना पूरा अच्छा बेस्ट ट्राई करती हैं कि ये उन कंडीशंस को अच्छे से माने और उस सामान को खरीदें। Faced with such pressures from the buyers, the garment exporting factories in turn try to cut costs। अब क्या होता है कि जो इनके सामान को खरीद रहे हैं, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है ना, उनके ऊपर उनको पता है कि बहुत सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन हमें फॉलो करनी है। अब इनके ऊपर प्रेशर है तो ये जिससे सामान बनवा रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। फिर क्या करते हैं,
इनको ज़्यादा पैसे मिले इसलिए क्या करते हैं, ये अपने से जिनसे ये खरीदते हैं उनके पैसे कट करने लगते हैं, उनसे बहुत कम में खरीदते हैं क्योंकि इनको भी कम में ही बेचना है। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। फिर क्या होता है कि ये वर्कर्स से ज़्यादा काम निकलवाते हैं कम पैसे देकर, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाते हैं और वो भी कम पैसे देकर, ताकि इनको प्रॉफिट हो। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज their own profits and also supply the garments to foreign buyers at a cheap price। इस तरीके से क्या होता है, ये अपना प्रॉफिट भी बढ़ा लेते हैं और दूसरा ये है कि ये फॉरेन बायर्स हैं, जो फॉरेनर्स खरीदते हैं इन सामान को, उनको भी चीप प्राइस पर बेच पाते हैं। मतलब इस तरीके से वर्कर्स के पैसों को ये कट करते हैं अपना प्रॉफिट बनाने के लिए और फॉरेन बायर्स को शर्ट्स को चीप रेट पर बेचने के लिए। ओके, देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस दिए, इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट आर द डिमांड्स फॉरेन बायर्स मेक ऑन द गारमेंट एक्सपोर्टर्स। मतलब जो फॉरेन बायर्स हैं वो गारमेंट एक्सपोर्टर्स पे किस तरीके से कौन सी क्या डिमांड करते हैं। फर्स्ट डिमांड तो ये करते हैं कि जो सामान वो खरीद रहे हैं उसकी लो प्राइस हो। सेकेंड डिमांड ये है कि डिलीवरी में कोई भी डिले ना हो और क्वालिटी जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। अब वाई डू द गारमेंट एक्सपोर्टर्स एग्री टू दीज डिमांड्स। अब गारमेंट एक्सपोर्टर्स को इनकी डिमांड्स क्यों माननी होती है, क्योंकि उनको पता है कि हम इन्हें ही अपना सामान बेच सकते हैं और किसी को हम अपना सामान और कोई है नहीं, इन्हें ही बेचना है, तो उनको सारी कंडीशंस उनकी माननी पड़ती है। हाउ डू द गारमेंट एक्सपोर्टर्स मीट द कंडीशन सेट बाय द फॉरेन बायर्स। अब जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं वो जो फॉरेन बायर्स हैं उनकी कंडीशंस को किस तरीके से मतलब पूरा करते हैं। तो फर्स्ट तो ये करते हैं कि वो वर्कर्स से ज़्यादा काम करवाते हैं कम वेजेस पर, कम उनकी इनकम रखकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट भी बढ़ा लेते हैं और जो ये फॉरेन बायर्स हैं उनको चीप रेट पर भी सामान बेच देते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे साइड में जो क्वेश्चन दिए आपको खुद इनके आंसर्स पता होंगे, तो इन्हें आप सॉल्व कीजिए करिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उसको हम पढ़ते हैं। द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है 70 वर्कर्स। अब एक जो इम्पैक्स गारमेंट्स फैक्ट्री है उसमें कितने वर्कर्स हैं, 70 वर्कर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वीमेन, और उनमें से ज़्यादातर क्या है, औरतें हैं, औरतें काम करती हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्प्ररी बेसिस, और कुछ इनमें से जो ज़्यादातर वर्कर्स हैं वो टेम्प्ररी बेसिस पर एम्प्लॉय, उनको टेम्प्रेरी बेसिस पर नौकरी मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी एम्प्लॉयर को जिन्होंने इनको नौकरी दी है और उन्हें लगता है कि काम नहीं है, इतना काम नहीं है, बहुत कम लोगों में वो काम निपट सकता है, तो वो क्या करते हैं, इनको जाने के लिए कह देते हैं। मतलब टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं है। जब उनका मन करेगा, जब काम नहीं होगा तब वो उनको छुट्टी दे देंगे, उनको जाने के लिए कह देंगे। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, और जो वर्कर की इनकम है, जो वर्कर्स की इनकम है वो किसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड है, वो उनके स्किल के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है कि उनके अंदर जितनी योग्यता है उसी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है। द हाइएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स हु गेट अबाउट ₹6,000 पर मंथ, और सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिलते हैं, टेलर्स को मिलते हैं। उन वर्कर्स में से जो टेलर्स है ना, उनको सबसे ज़्यादा पे किया जाता है। वो भी कितना किया जाता है, ₹3,000 पर मंथ। तो आप ये सोचिए कि और बाकी वर्कर्स को कितना पे किया जाता होगा, जब टेलर्स को इनकी हाईएस्ट वेज ही ये है, हाईएस्ट इनकम ही यही है, तो बाकी और वर्कर्स को कितना पे किया जाता होगा, इससे भी कम पे किया जाता होगा। वीमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेडिंग, कटिंग, बटनिंग, आयरिंग एंड पैकेजिंग। और जो वीमेन है, औरतों को किस लिए नौकरी दी गई है, मतलब उनको किस लिए एम्प्लॉय किया गया है, एज अ हेल्पर वो काम करती हैं। जैसे थ्रेड काटना है, बटन वगैरह लगाना है शर्ट में, आयरन करनी है शर्ट को, या फिर पैकेज वगैरह करना है, इन सब के लिए उन्होंने किसको नौकरी पर रखा है, महिलाओं को नौकरी पर रखा है।
दीज जॉब्स हैव द लोएस्ट वेजेस, और ये जो जॉब्स होती हैं इनकी बहुत कम इनकम होती है। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या है। वाई डू यू थिंक मोर वीमेन आर एम्प्लॉयड इन द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ज़्यादातर क्यों ऐसा है कि जो इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है उसमें ज़्यादातर महिलाओं को क्यों नौकरी दी गई है। एक तो इसलिए नौकरी दी गई है क्योंकि वो उनको कम पैसे दे पाते हैं, कम पैसे में ही उनसे बहुत सारा काम करवा लेते हैं, और उनको एज अ हेल्पर वो यूज़ करते हैं। जैसे किसके लिए, थ्रेड कटिंग के लिए, और बटन वगैरह लगाने के लिए, आयरन करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो किन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने किसको नौकरी पर रखा है इन सब के लिए, महिलाओं। देखिए यहाँ पे शो किया गया है पेमेंट टू वर्कर्स पर मंथ, मतलब जो टेलरिंग करते हैं उनको 3000 है, जो आयरन करते हैं उनका है 1.5 रुपीज़ पर पीस, मतलब जितनी शर्ट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग है। अगर एक शर्ट के इतने हैं, चेकिंग करने के लिए ₹2000, और थ्रेड कटिंग करना, बटन वगैरह लगाना उसके लिए है ₹1500। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये शर्ट के बारे में बताया गया है, एक शर्ट का एग्जांपल लेके, कहाँ पर, यूएस में। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो यूएस है, यूएस में बहुत सारी बड़ी बड़ी कपड़ों की शॉप्स हैं जहाँ पर आप बहुत सारी शर्ट्स को डिस्प्ले पर देख सकते हैं। एंड आर प्राइस्ड एट $26, और उनकी प्राइस कितनी है, $26। इसका मतलब हो गया कि एक शर्ट की प्राइस कितनी है, ₹1200, 1200, मतलब एक शर्ट कितने की मिलेगी, ₹1200। यूज द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। अब देखो ये आपको ना एक डायग्राम दिया है, एक शर्ट पर बताया है कि एक शर्ट पर उनको ₹600 का प्रॉफिट हुआ, एडवर्टाइजमेंट में उनके इतने पैसे खर्च हुए, स्टोरेज में इतने पैसे खर्च हुए, और उन्होंने उस शर्ट को ख़रीदा ₹200 में। देखिए द बिजनेस पर्सन, अब तो आपको ना इसको कंप्लीट करना है, ये ब्लैंक्स दिए गए हैं तो हमने देख लिया, इसको फिर कंप्लीट करते हैं। The business person purchased the shirts from the garment exporter in Delhi for rupees blank per shirt। अब देखो जो जो बिजनेस पर्सन है उन्होंने गारमेंट एक्सपोर्टर से शर्ट कितने रुपए में खरीदी, परचेज कितने में की, ₹200 में। तो आप यहाँ लिखेंगे 200 पर शर्ट, मतलब एक शर्ट उन्होंने कितने रुपए में खरीदी, ₹200 में। ही देन स्पेंड रुपीज़ ब्लैंक फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया। अब देखो कोई भी सामान हम बनाते हैं, कोई भी सामान बेचते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सामान को खरीदें और उनको ये लगे कि हमारी शर्ट अच्छी है बाकी शर्ट से। तो ₹300 उसने किस पर खर्च करे, एडवर्टाइजिंग पर, तो यहाँ लिखेंगे अब 300। एंड अनदर रुपीज़ ब्लैंक पर शर्ट ऑन द स्टोरेज, और स्टोरेज पर कितने पैसे खर्च किए गए, ₹100, स्टोरेज एक्सेट्रा, मतलब स्टोरेज पर है, डिस्प्ले या और भी कोई इस पर चार्ज लग रहा है, तो टोटल ₹100 इन सब चीज़ों पे खर्च किए गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, 100। दस द कॉस्ट ऑफ दिस पर्सन इज ₹600। और अब इन सब देखो, मतलब ये है कि उस शर्ट की अब टोटल प्राइस कितनी होगी, टोटल उनको कितने पैसे उस पर खर्च करने पड़े, ₹200 की वो लेकर आए, ₹100 उन्होंने स्टोरेज पे खर्च किए, और एडवर्टाइजमेंट पे उन्होंने ₹300 खर्च किए, तो टोटल कितने रुपए उनके खर्च हुए, ₹600 खर्च हुए, है ना। वाइल ही सेल्स द शर्ट फॉर ₹1200, और जबकि उन्होंने वो शर्ट बेची कितने की, ₹1200 की बेची, मतलब ₹600 की उनको पड़ी और बेची कितने की उन्होंने, ₹1200 की बेची। तो आप ये बताइए कोई सामान, तो ये क्या है, 600 क्या है, CP है ना, कॉस्ट प्राइस है, 600 क्या है, कॉस्ट प्राइस। SP क्या है, SP है 1200, क्योंकि बेची कितने की है, 1200 की। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, 600 का प्रॉफिट हुआ।
इफ़ ही इज़ एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स हिज प्रॉफिट विल बी लार्जर। अगर उसने बहुत सारी शर्ट्स बेच दी, बहुत सारी शर्ट्स अगर बिक गई तो प्रॉफिट भी उन पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो बिल्कुल डबल प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई सामान हम 600 रुपये का खरीद रहे हैं तो वो 1200 रुपये का बेच रहे हैं, तो एक तरीके से डबल प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अब ये देखिए, द शर्ट below shows the profit made by the business person and various costs that he had to pay. Find out from the diagram below what the cost price includes. मतलब आपने देखा इस डायग्राम में कि प्रॉफिट हुआ, बहुत सारे पैसे उसने खर्च भी किए, जैसे 200 रुपये की उसने खरीदी, 100 रुपये उसके स्टोरेज पे खर्च किए, एडवर्टाइजमेंट पे 300 रुपये खर्च किए, तो इस तरीके से टोटल पूरे पैसे कितने खर्च हुए, 600 रुपये खर्च हुए। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 600 रुपये। कितनी है, 600 रुपये। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं हम। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। अब हम पढ़ चुके, बहुत कुछ पढ़ चुके कि मर्चेंट्स किसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कैसा किसको प्रॉफिट होता है। अब आपसे पूछा गया है कि मार्केट में गेनर्स कौन होते हैं, मतलब किसको गेन होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है। A chain of markets links the producer of the cotton to the buyer at the supermarket। देखो चेन मार्केट की स्टार्ट कहाँ से हुई, किस किस को जोड़ती है, कॉटन का जहाँ से प्रोडक्शन हुआ उसको किससे जोड़ती है, सुपरमार्केट्स में जो लोग उसको खरीदते हैं वहाँ तक जोड़ती है। ठीक है, पूरी चेन में खरीदना लेना देना चलता रहा ना। मर्चेंट्स ने वीवर से खरीदा, मर्चेंट्स ने वीवर से खरीदा, मर्चेंट ने किसको बेच दिया, एक्सपोर्टर्स को बेच दिया, एक्सपोर्टर्स ने किससे खरीदा, मर्चेंट से खरीदा, फिर एक्सपोर्टर्स ने किसको बेच दिया, फॉरेन बायर्स को बेच दिया, और फॉरेन बायर्स ने किससे खरीदा, एक्सपोर्टर्स से खरीदा। तो पूरी चेन में लेना देना खरीदना बेचना चलता रहा, है ना। हमने देखा इस चीज़ में कौन कौन इन्वॉल्व है, सब वीवर्स, मर्चेंट्स, फिर कौन है, एक्सपोर्टर्स, एंड आफ्टर दैट एक्सपोर्टर्स के बाद फॉरेन बायर्स। डिड दे ऑल गेन एज मच। अब क्या सभी को उतना ही गेन होता है, उतना ही प्रॉफिट होता है, सभी को एक जैसा प्रॉफिट होता है। There were people who made profits in the market and there were some who did not gain as much from this buying and selling। देखो कुछ को तो बहुत प्रॉफिट होता है और कुछ को बहुत कम होता है ना। कुछ को बिल्कुल ही कुछ जितना वो चाहते हैं उतना नहीं मिल पाता है। जैसे मर्चेंट्स हैं या हम वीवर्स की बात कर रहे हैं तो वीवर्स को इतना नहीं मिलता, मार्केट में नहीं मिलता ना वीवर्स को बहुत कम मिल पाता है, जितना मर्चेंट देते हैं केवल उतना ही वीवर्स को मिल पाता है। और मर्चेंट को भी इतना नहीं प्रॉफिट हो पाता, मर्चेंट को भी नहीं हो पाता ना इतना प्रॉफिट। मर्चेंट भी किसको बेच देते हैं, एक्सपोर्टर्स को बेच देते हैं। एक्सपोर्टर्स को भी बहुत कम प्राइस पर बेचनी पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं को होता है जो खरीदते हैं, फॉरेन बायर्स, है ना। उन्हीं को होता है, 600 रुपये की खरीद रहे हैं, 1200 रुपये की बेच रहे हैं। तो इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी कुछ लोगों को बहुत कम मिलता है ना, बहुत कम। तो अगर हम बात करें पीपल हु गेन्ड इन द मार्केट, बताइए, फॉरेन बायर्स। और हम डिड नॉट में बात करें तो वीवर्स है और एक्सपोर्टर्स है, उनको बहुत कम मिलता है। आई बात समझ पे। मार्केट एंड इक्वलिटी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। तो सबसे ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट कौन कमाते हैं, फॉरेन बिजनेस पर्सन। तो आप यहाँ लिख देंगे फॉरेन बिजनेस पर्सन। कंपेयर टू दिस, और इसका कंपैरिजन करें तो गारमेंट एक्सपोर्टर्स को मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हाँ उनको भी प्रॉफिट होता है। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बैडली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। अब जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको तो बहुत कम अर्निंग होती है, वो तो अपनी डेली ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से इतना नहीं मिल पाता।
Similarly, we saw a small cotton farmer and the weaver at Erode put in long hours of hard work. ऐसे ही हमने देखा था कि जो छोटे छोटे कॉटन फार्मर्स होते हैं या जो इरोड मार्केट में वीवर्स होते हैं, उनको बहुत घंटों तक काम करना पड़ता था और बहुत घंटों तक काम करने के बावजूद भी उनको इतना नहीं मिल पाता था कि वो उस चीज़ में संतुष्ट हो जाए, क्योंकि इतना नहीं मिल पाता था, उनको बहुत कम देते थे. बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर वॉट दे प्रोड्यूस. तो उनको इतने पैसे नहीं मिल पाते थे, सही पैसे नहीं मिल पाते थे जो चीज़ वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी. द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन. और जो मर्चेंट और ट्रेडर्स हैं वो बीच के हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें किसको प्रॉफिट मिलता है तो वो है फॉरेन बिजनेस पर्सन, उसके बाद है गारमेंट एक्सपोर्टर, उसके बाद है मर्चेंट्स, और जिसको बहुत कम प्रॉफिट मिलता ही ज़्यादा गेन वो नहीं करते हैं, वो है स्मॉल कॉटन फार्मर और वीवर. तो आप यहाँ भर सकते हैं स्मॉल कॉटन फार्मर और वीवर्स. ठीक है. तो एक तरीके से हमने देखा कि किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी को कम प्रॉफिट हो रहा है ना ऐसा. Compared to weavers, they have earned more, but it is still much less than the exporter. तो मैंने आपको बताया एक चेन है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, फॉरेन बिजनेस पर्सन को, फिर उसके बाद एक्सपोर्टर्स को, फिर मर्चेंट्स को, और फिर सबसे कम प्रॉफिट तो किसको होता है, जो स्मॉल कॉटन फार्मर है और जो वीवर्स है ना. Thus, not everyone gains equally in the market. तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में सभी को बराबरी से प्रॉफिट नहीं हो रहा है. किसी को बहुत ज़्यादा होता है तो किसी को बहुत कम होता है, किसी को बिल्कुल ही नहीं होता. डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट. अब डेमोक्रेसी का भी एक मतलब है कि आप मार्केट में अगर कोई सामान अपना बेचते हैं तो सभी को एक जैसी इनकम, सभी को एक जैसी उसकी प्राइस मिलनी चाहिए, है ना. अगर एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा प्राइस मिल रही है तो वीवर्स को भी उनके काम की उतनी ही प्राइस तो मिले जितना होना चाहिए. Whether it is Kanta or Sapna, if families do not earn enough, how would they think of themselves as equal to others? अब देखो, अब इसी की वजह से क्या होता है, जैसे सपना थी, सपना कौन है, स्मॉल कॉटन फार्मर थी. अब उसको प्रॉफिट बहुत कम हुआ था, आपने पढ़ा था ना, जब उसने अपनी कॉटन लोकल ट्रेडर्स को बेची थी तो बहुत कम प्रॉफिट हुआ था. तो इससे उनके मन में ये एक भावना आती है ना कि हम इक्वल नहीं हैं, हम सबके बराबर नहीं हैं. ऐसी भावना तो ज़रूर आएगी. On one hand, the market offers people opportunity for work and to be able to sell things that they grow or produce. और एक तरफ हम ये बात करें तो जो मार्केट है वो लोगों को अवसर प्रोवाइड कर रही है काम का, कि वो इस चीज़ में काम करें और उन चीज़ों को बेचें जो वो ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ. तो ये कोई भी हो सकता है, सबको अवसर मिल रहा है ना अपने सामान बेचने का. छोटे जो कॉटन फार्मर है, जो कॉटन उगा रहे हैं, उनको भी कॉटन बेचने का मौका मिल रहा है, और जो वीवर्स हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी मौका मिल रहा है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी बात पे हम बात करें, इट इज़ यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट. और हम ये देखें कि मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका हो रहा है, जो रिच है और पावरफुल है ना. हमने पूरे चैप्टर में देखा कि जो रिच है और जो पावरफुल है उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है. These are the people who have money and own the factories, large shops, large land holdings, etc. तो ये वही लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. कौन है वो लोग, जिनके पास अपना खुद का बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी उनके पास ज़मीनें हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है. द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स. और जो पुअर पीपल हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ता है, रिच और पावरफुल पीपल पर, है ना. पूरा चैप्टर में आपको यही शो किया गया है, तो इसमें अब आपको बिल्कुल समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए.
दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स इन केस ऑफ सपना। सपना के केस के हम सपना के बारे में बात करें तो सपना को किस पर डिपेंड होना पड़ता था? लोकल ट्रेडर्स पे। किस लिए? लोन के लिए। फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स। वीवर्स की बात करें, पुटिंग आउट सिस्टम पढ़ा था ना। पुटिंग आउट सिस्टम में वीवर्स को धागे के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ता था? मर्चेंट्स पर डिपेंड होना पड़ता था। और मार्केटिंग के लिए कि अपना सामान उन्हें बेचना है उसके लिए भी किस पर डिपेंड होना पड़ता था? मर्चेंट्स पर डिपेंड होना पड़ता था। एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट। और जो गारमेंट फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को भी किस पर डिपेंड होना पड़ रहा है? गारमेंट फैक्ट्री पर डिपेंड होना पड़ रहा है। हो रहा है ना? बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस, इसी डिपेंडेंस की वजह से द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट। और जो इसलिए इसी अब क्या है कि जो पुअर पीपल है वो किस पर डिपेंड है? रिच पीपल के ऊपर डिपेंड है। तो जो रिच लोग हैं वो पुअर पीपल के साथ क्या करते हैं? उनको कम पैसे देते हैं, उनसे ज़्यादा काम करवा लेते हैं, मतलब उनके साथ शोषण किया जाता है। वो जितना काम करते हैं उनको उतने पैसे उसके नहीं मिलते हैं। There are ways to overcome these such as forming cooperatives of producers and ensuring that laws are followed strictly। देखो इससे क्या है, तो इनसे बाहर निकलने के लिए कि लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, पुअर पीपल हैं, जो वीवर्स हैं, जो स्मॉल कॉटन फार्मर्स हैं, वो डिपेंड ना हो बड़े लोगों पर। इसलिए वो क्या कर सकते हैं? हमने पढ़ा था ना, वीवर्स कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं जिसमें वो अपना एक सहयोग बना लें, एक संगठन सा बना लें कि धागा उन्हें खुद ही लेकर आना है और खुद ही वो उनको बेचना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। गवर्नमेंट भी इनका साथ देती है, गवर्नमेंट भी इनके कपड़ों को ख़रीदती है, क्लोथ को ख़रीदती है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया? आई बात समझ में? चलिए अब हमने ना लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि वी विल रीड इन द लास्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ वन सच फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव वाज स्टार्टेड ऑन द तावा रिवर। मतलब ये है कि हम लास्ट चैप्टर में, जो आपका लास्ट चैप्टर है, उस लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक फ़िश वर्कर ने, मतलब जो फ़िश का काम करने वाला है, एक फ़िश वर्कर ने एक कोऑपरेटिव बनाया। किसके ऊपर स्टार्ट किया? तावा रिवर के ऊपर उन्होंने स्टार्ट किया। तो लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया? इसमें हमने बहुत सारी मार्केट के बारे में देखा, क्या क्या मार्केट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, शर्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पूरी प्रोसेसिंग समझ में आई कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंडिंग कहाँ हुआ। ओके, चलिए, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।